नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी जनमंच पर हिंदी वाणी जन की वाणी। और आज जो है एक नए विषय को लेकर के रासो साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है रासो ग्रंथों के विषय में जानेंगे, जैसे खुमाण रासो है, बीसल देव परमाल रासो, इन सब सारे रासो ग्रंथों के विषय में जो है जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रचना काल क्या रहा, किस समय में उनकी रचना हुई, उनका वर्ण विषय क्या है, किससे वो संबंधित हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के उपस्थित हूँ और उनके विषय में जो है देखेंगे एक एक करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनों के बीच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है खुमाण रासो को। चलिए, खुमाण रासो जो है 9वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसके रचनाकार जो है दलपत विजय हैं और आचार्य शुक्ल और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसको प्रथम जैसे जो ग्रंथ है कि यह पहला ग्रंथ है, इसको मान्य करते हैं। और 17वीं शताब्दी जो है डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया मानते हैं कि इसका जो है समय 17वीं शताब्दी है, जबकि आचार्य शुक्ल और हज़ारी प्रसाद जी 9वीं शताब्दी इसको स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इस रचना में जो है बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, किंतु खुमाण का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे खुमाण रासो के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल के अनुसार चित्तौड़ में खुमाण नाम के 3 शासक हुए। एक तो खुमाण प्रथम 810 विक्रमी से 865 विक्रमी, खुमाण द्वितीय 870 से 890 विक्रमी, खुमाण तृतीय 965 विक्रमी से 990। और इसमें जो खुमाण रासो में जो वर्णन है वो खुमाण द्वितीय का है, विक्रम संवत 870 से 890 विक्रमी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, खुमाण रासो में खुमाण द्वितीय का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस रचना में खुमाण द्वितीय चित्तौड़ का शासक तथा बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस रचना में खुमाण के 24 युद्धों का वर्णन है। खुमाण रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। इसकी भाषा जो है राजस्थानी है और इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। तो ये खुमाण रासो के संदर्भ में जो है वर्णन था कि उनका रचना काल क्या रहा, उसका वर्ण विषय क्या है, खुमाण रासो कौन थे, किसके युद्धों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ग्रंथ को। अगला ग्रंथ है बीसल देव रासो। देखिए, बीसल देव रासो आचार्य शुक्ल के अनुसार 1155 ईस्वी के आसपास इसका रचना काल है। और नरपत नाल जो है इसके रचनाकार हैं। और इसके संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां कुछ हैं जो इसमें लिखी गई कि संवत 1272 मझार जेठ बुद्धि नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ कर शारदा रूटी ब्रह्म कुमारी। तो ये पंक्तियां हैं आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, ये बीसल देव रासो की पंक्तियां थी। और आइए हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है समय देख लेते हैं। उन्होंने जो समय माना है वो 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के बीच का माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देखते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा 10 विक्रम संवत 1058 विक्रमी से मानते हैं। मिश्र बंधु 1220 विक्रमी संवत 1220 विक्रमी संवत। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है कुछ पंक्ति विक्रम संवत 1073 ईस्वी में इसका रचनाकाल माना है। किस आधार पे माना है? तो उन्होंने अपना सबूत दिया है, यानी साक्ष्य दिया है उन पंक्तियों का कि संवत शहर 73 जान नाल कविवर सरसियवाण। तो ये इन्हीं पंक्तियों के आधार पर जो उसमें पंक्तियां हैं बीसल देव रासो में, उन्हीं पंक्तियों के आधार पर भी उन्होंने रचनाकाल विक्रम संवत 1073 माना है। किसने? नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। इसके अलावा लाला सीताराम ने 1272 विक्रमी संवत जो है इसका समय माना है। लेकिन सर्वमान्य मत जो है आचार्य शुक्ल का है, जिन्होंने 1155 ईस्वी जो है इसका रचनाकाल माना है। चलिए कथानक को देखते हैं। देखिए, इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसल देव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के
मालवा के भोज परमाल की पुत्री जो है राजमती, इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर जो है राजबिसल देव जो है वो राजा कहाँ चला जाता है, उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। वहाँ 12 वर्ष रुकने के बाद जो है, और 12 वर्ष आचार्य शुक्ल ने जो 1 वर्ष माना है, आके लोगों ने लिखा है कि वो 12 वर्ष रुके। इसका कथानक जो है 4 भागों में जो है वर्णित है तथा 2000 चरणों में विस्तृत वर्णन किया गया, यानी 4 खंडों में इसका जो है वर्णन है। पहले खंड में क्या है, पहले खंड में जो है बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से राजा उड़ीसा चला जाता है, यानी बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है। चौथे खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, बीसल देव का उड़ीसा से लौटना तथा राजमती व बीसल देव के पुनर्मिलन का चित्रण है। किसमें, चतुर्थ खंड में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें ये बहुत प्रश्न पूछा था कि रुष्ट होकर उड़ीसा चला गया, ये किस खंड में है, तो तीसरे खंड में इसका वर्णन जो है किया गया है। राजमती के वियोग का वर्णन किसमें है, तीसरे खंड में, और द्वितीय खंड में क्या है, बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीसल देव रासो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। जैसे बीसल देव रासो जो है शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रेषित पत्रिका श्रेणी की नायिका है, प्रेषित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में ही प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है, तो बीसल देव रासो में ही प्राप्त होता है। इस रचना में 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ध्यान रखेंगे कि 12 मासा का वर्णन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। नरपत नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने इसे स्त्री रसायन कहा है, नरपत नाल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में कहा है कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। ठीक है, समाज में समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ, यानी बहुत तेज तर्रार और बहुत मन की खरी जो राजमती हैं उनके विषय में बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी ना मानकर राजस्थानी प्लस ब्रज और मध्य देशी मिश्रित मानी, यानी राजस्थानी ब्रज और मध्य देशी भाषा का मिश्रण माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो है इसे रहस्य साहित्य न मानकर इसे रास साहित्य कहते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसे रास साहित्य कहते हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो जो है एक वीर गीत काव्य है। एक क्या है, एक वीर गीत काव्य है। इस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासो, इसके विषय में ये ध्यान रखेंगे कि ये वीर गाथात्मक परंपरा का रचना है, वीर गाथात्मक परंपरा का काव्य रचना है। इसका सबसे पहले संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में कुल 124 पद थे। इनके द्वारा संपादित रचना 2008 विक्रमी संवत में नागरिक चाणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। 2008 ईस्वी 2008 विक्रमी ही है प्रमाणिक। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो में कुल 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो में कुल 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। इसका काव्य रूप देखिए, काव्य रूप क्या है कि इसका काव्य रूप जो है मुक्तक तथा गेय रचना जिसको गाया जा सके, यानी मुक्तक तो है ये, साथ में गेय काव्य है यानी जिसको गाया जा सकता है। और इसमें संयोग एवं वियोग दोनों है, क्योंकि पहले राजा का प्रेम, फिर उसके बाद वियोग होता है, पुनर्मिलन होता है, तो संयोग और वेग दोनों इसमें
प्रधानता मिलती है, लेकिन ज़्यादातर प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। तो ये बीसल देवरासो के विषय में प्रमुख रूप से वर्णन किया गया था कि बीसल देवरासो किस तरह का ग्रंथ है, इसके विषय में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ चलिए खुमार रासो जो है 9वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसके रचनाकार जो है दलपत विजय हैं और आचार्य शुक्ल और हजरत प्रसाद द्विवेदी जो है इसको प्रथम जैसे जो ग्रंथ है कि यह पहला ग्रंथ है, इसको मान्य करते हैं। और 17वीं शताब्दी जो है डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया मानते हैं कि इसका जो है समय 17वीं शताब्दी है, जबकि आचार्य शुक्ल और हजरत प्रसाद जी 9वीं शताब्दी इसको स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इस रचना में जो है बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, किंतु खुमार का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे खुमार रासो के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल के अनुसार चित्तौड़ में खुमार नाम के 3 शासक हुए। एक तो खुमार प्रथम 810 विक्रमी से 865 विक्रमी, खुमार द्वितीय 870 से 890 विक्रमी, खुमार तृतीय 965 विक्रमी से 990। और इसमें जो खुमार रासो में जो वर्णन है वो खुमार द्वितीय का है, विक्रम संवत 870 से 890 विक्रमी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए खुमार रासो में खुमार द्वितीय का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस रचना में खुमार द्वितीय चित्तौड़ का शासक तथा बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस रचना में खुमार के 24 युद्धों का वर्णन है। खुमार रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। इसकी भाषा जो है राजस्थानी है और इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। आचार्य हजरत द्विवेदी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। तो ये खुमार रासो के संदर्भ में जो है वर्णन था कि उनका रचना काल क्या रहा, उसका वर्ण विषय क्या है, खुमार रासो कौन थे, किसके युद्धों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ग्रंथ को। अगला ग्रंथ है बीसल देवरासो। देखिए बीसल देवरासो आचार्य शुक्ल के अनुसार 1155 ईस्वी के आसपास इसका रचना काल है। और नरपत नाल जो है इसके रचनाकार हैं। और इसके संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां कुछ हैं जो इसमें लिखी गई कि संवत 1272 मझार जेठ बुद्धि नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ कर शारदा रूटी ब्रह्म कुमारी। तो ये पंक्तियां हैं आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी, ये बीसल देवरासो की पंक्तियां थी। और आइए हजरत प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है समय देख लेते हैं। उन्होंने जो समय माना है वो 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के बीच का माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देखते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा 10 विक्रम संवत 1058 विक्रमी से मानते हैं। मिश्र बंधु 1220 विक्रमी संवत 1220 विक्रमी संवत। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है कुछ पंक्ति विक्रम संवत 1073 ईस्वी में इसका रचनाकाल माना है। किस आधार पे माना है? तो उन्होंने अपना सबूत दिया है, यानी साक्ष्य दिया है उन पंक्तियों का कि संवत शहर 73 जान नाल कविवर सरसियवाण। तो ये इन्हीं पंक्तियों के आधार पर जो उसमें पंक्तियां हैं बीसल देवरासो में, उन्हीं पंक्तियों के आधार पर उन्होंने रचनाकाल विक्रम संवत 1073 माना है। किसने? नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। इसके अलावा लाला सीताराम ने 1272 विक्रमी संवत जो है इसका समय माना है। लेकिन सर्वमान्य मत जो है आचार्य शुक्ल का है, जिन्होंने 1155 ईस्वी जो है इसका रचनाकाल माना है। चलिए कथानक को देखते हैं। देखिए इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसल देव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमाल की पुत्री जो है राजमती, इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर जो है राज बीसल देव जो है वो राजा कहाँ चला जाता है? उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। वहाँ 12 वर्ष रुकने के बाद जो है, और 12 वर्ष आचार्य शुक्ल ने जो 1 वर्ष माना है, आके लोगों ने लिखा है कि वो 12 वर्ष रुके। इसका कथानक जो है 4 भागों में जो है वर्णित है तथा 2000 चरणों में विस्तृत वर्णन किया गया, यानी 4 खंडों में इसका जो है
वर्णन है। पहले खंड में क्या है? पहले खंड में जो है बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से राजा उड़ीसा चला जाता है, यानी बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है। चौथे खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, बीसल देव का उड़ीसा से लौटना तथा राजमती व बीसल देव के पुनर्मिलन का चित्रण है। किसमें? चतुर्थ खंड में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि रुष्ट होकर उड़ीसा चला गया, किस खंड में है? तो तीसरे खंड में इसका वर्णन जो है किया गया है। राजमती के वियोग का वर्णन किसमें है? तीसरे खंड में। और द्वितीय खंड में क्या है? बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीसल देव रासो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। जैसे बीसल देव रासो जो है शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रेषित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। प्रेषित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में ही प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? तो बीसल देव रासो में ही प्राप्त होता है। इस रचना में 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ध्यान रखेंगे कि 12 मासा का वर्णन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। नरपत नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने इसे स्त्री रसायन कहा है? नरपत नाल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में कहा है कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। ठीक है, समाज में समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ, यानी बहुत तेज तर्रार और बहुत मन की खरी जो राजमती हैं उनके विषय में बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी न मानकर राजस्थानी प्लस ब्रज और मध्य देशी मिश्रित मानी, यानी राजस्थानी ब्रज और मध्य देशी भाषा का मिश्रण माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो है इसे रहस्य साहित्य न मानकर इसे रास साहित्य कहते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसे रास साहित्य कहते हैं। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो जो है एक वीर गीत काव्य है। एक क्या है? एक वीर गीत काव्य है। इस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासो, इसके विषय में ये ध्यान रखेंगे कि ये वीर गाथात्मक परंपरा का रचना है। वीर गाथात्मक परंपरा का काव्य रचना है। इसका सबसे पहले संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में कुल 124 पद थे। इनके द्वारा संपादित रचना 2008 विक्रमी संवत में नागरिक चाणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। 2008 ईस्वी 2008 विक्रमी ही है प्रमाणिक। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो में कुल 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो में कुल 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। इसका काव्य रूप देखिए, काव्य रूप क्या है कि इसका काव्य रूप जो है मुक्तक तथा गेय रचना जिसको गाया जा सके, यानी मुक्तक तो है ये, साथ में गेय काव्य है यानी जिसको गाया जा सकता है। और इसमें संयोग एवं वियोग दोनों है, क्योंकि पहले राजा का प्रेम, फिर उसके बाद वियोग होता है, पुनर्मिलन होता है, तो संयोग और वियोग दोनों इसमें प्रधानता मिलती है, लेकिन ज़्यादातर प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। तो ये बीसल देव रासो के विषय में प्रमुख रूप से वर्णन किया गया था कि बीसल देव रासो किस तरह का ग्रंथ है, इसके विषय में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ग्रंथ को। अगले ग्रंथ का नाम है परमाल रासो। देखिए परमाल रासो जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परमाल रासो जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके विषय में जो है
जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रचना काल क्या रहा, रचना समय क्या रहा। तो चलिए इसमें जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, परमाल रासो का जो कथानक है वो कलिंजर के शासक परमार देव के दो वीर सरदारों आला और ओधल की कथा इसमें है। उनका वीरता का चित्रण किया गया है। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स सीलियट 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से करवाया। उसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में देखिए वाटरफील्ड ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके पश्चात 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका परमाल रासो के नाम से नागरिक विचारणी सभा काशी से प्रकाशन करवाया। विशेष तथ्य, इस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाइयाँ जो है बनाफरियों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। यह गेय और मुक्तक रचना है। यह छत्तीसगढ़ की उपबोली बनाफरी में रचित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमाल रासो किस बनाफरी बोली में कौन सा रासो काव्य है, तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया परमाल रासो जो है बनाफरी में है। फिर वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां परमाल रासो की ही हैं। देखिए, 12 बरस ले कुकर जिए 13 लिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस ले कुकर जिए 13 लिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां पूछी भी गई हैं कई बार और गाई भी जाती हैं। देखिए, डॉक्टर हजेब प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक रचना कौन मानता है? डॉक्टर हजेब प्रसाद द्विवेदी। इसके पद बुंदेलखंड महोबा, तो इसके पद बुंदेलखंड महोबा बैसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे ग्रंथ की ओर और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। बहुत सभी परिचित है इस ग्रंथ से। लगभग चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ 1193 ईस्वी में जो है लिखा गया। चंद्रबरदाई के विषय में जान लेते हैं। चंद्रबरदाई के विषय में देखते हैं। इनका जन्म जो है 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ था। भात जाति के जगाता नामक गोत्र में ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई का जन्म व निधन की तिथियां एक ही हैं, यानी इनके जन्म मृत्यु की तिथियों को एक समान ही माना जाता है। इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं कि एक तल जन्म एक बल मरण, एक बल जन्म एक बल मरण। तो ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो का आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। तो पृथ्वीराज रासो आचार्य शुक्ल को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी मानते हैं। आगे चलकर ये इसको अप्रमाणिक भी मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुल सर्ग क्या है? इसमें जो सर्ग की संख्या है, सर्गों को समय कहा गया और 69 समय जो है इसमें दिए गए हैं। इसमें है 61 की रचना चंद्रबरदाई ने की है और 8 इनके पुत्र जल्लड़ ने जो है लिखा है, यानी इसे पूरा जो है जल्लड़ ने किया है 8 समय लिख करके। इसके बारे में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्तियां हैं कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चले गजनी नृप काज। तो ये राज के काज के लिए, राजा के काम के लिए पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चले गजनी नृप काज। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने ए एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में दी। वर्तमान समय पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 संस्करण उपलब्ध हैं। एक बृहद रूपांतरण है कुल 16,306 छंदों में 69 समय। एक मध्यम रूपांतरण है 7,000 छंदों में। लघु रूपांतरण है 3500 छंदों में 19 समय इसमें है और लघुतम रूपांतरण है 1300 छंदों में।
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी को मूल इसी जो है 13,000 छंदों में जो है इसको मूल पृथ्वीराज रासो माना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें आमतौर पर प्रश्न जो समय को लेकर के वो 69 समय ही पूछा जाता है ज़्यादातर। अब ये से पूछ लिया गया कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो किसको माना है, तो इसमें 1300 छंद ही हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके विषय में। देखिए, इसका नायक जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जो अजमेर के चौहान वंशी शासक हैं और ये धीरोदात्त श्रेणी के नायक माने जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान जी। आगे इनकी नायिका की बात कर लेते हैं। तो नायिका है संयोगिता, ये मुग्धा श्रेणी की नायिका है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा समय जो है इसमें यानी सर्ग जो है सबसे बड़ा कौनवज युद्ध यानी समय है, और सबसे छोटा समय जो है पद्मावती समय माना जाता है। इनकी भाषा के संदर्भ में आचार्य साहब द्विवेदी लिखते हैं कि इसमें युद्धों के चित्रण में डिंगल तथा श्रृंगारिक वर्णन, प्रकट चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो युद्धों के चित्रण में डिंगल तथा श्रृंगारिक वर्णन, प्रकट चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की ही है, अतः इसकी भाषा जो है पिंगल को मानना चाहिए। पृथ्वीराज रासो में 68 तरीके के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें छप्पय, त्रोटक, वीर, ताटंक, चौपाई, दोहा छंदों की प्रमुखता है। छप्पय छंद जो है छप्पय चंद्रबरदाई के प्रिय छंद था। इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का राजा कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने छप्पय छंद का राजा चंद्रबरदाई को कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, छंद विविधता के कारण आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। छंद विविधता के कारण आचार्य शुक्ल जो है पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहते हैं। छंदों का अजायब घर जो है केशव की रामचंद्रिका को भी कहा गया जाता है। वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। काव्यशास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस माना जाता है। शुक्ल ने इसे कहा है। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर रीझ कर कर्नल टॉड ने इसके पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन जो है आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर बूलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक रचना मिली। इसमें संयुक्ता हरण का चित्रण नहीं था। इस आधार पर 1875 ईस्वी में डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया। यानी संयुक्ता हरण जो है वो पृथ्वीराज रासो में है और उनको इसमें नहीं मिला डॉक्टर बूलर, तो वो इसको क्या कर देते हैं? अप्रमाणित घोषित करके इसका प्रकाशन रुकवा देते हैं। डॉक्टर बूलर के बाद पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक को लेकर विद्वान 3 भागों में बट गए और इसमें प्रमुख रूप से ऐसे मिले जी कि अप्रमाणिक कुछ मानने वाले मिले, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मिले और कुछ प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिले। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में देखिए गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, मुशारुद्दीन आचार्य शुक्ल, बूलर, देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने जो है अप्रमाणिक इसको माना है। इन्होंने कहा है कि पूरा ग्रंथ ही जाली है, जबकि आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि भी किसको मानते हैं? चंद्रबरदाई को। तो ये बहुत विरोधाभास है। आगे चलिए देखते हैं अर्ध प्रमाणिक किसने किसने माना है। देखिए, अगर चंद्र नाहटा ने माना है, मुनि जिन विजय ने इसको माना है अर्ध प्रमाणिक। ठीक है, हजैब साहब द्विवेदी और सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है इसको क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक माना। इसकी ट्रिक जो है, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान अगरचंद नाहटा, हजैब साहब द्विवेदी, मुंजिन विजय और सुनीत कुमार चटर्जी माने जाते हैं। अब बात आती है प्रमाणिक किसने किसने माना है। तो कर्नल जेम्स टॉड, मिश्र बंधु सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय इसको क्या मानते हैं? इसको प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक
किसने किसने माना है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि कई लेखकों ने अपने अपने विचार इसमें दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे हज़ैब शाह द्विवेदी की मान्यता है कि मूल पृथ्वीराज रासो शुक-शुकी संवाद में लिखा गया था। उन्होंने कहा है जिस अंशों को शुक-शुकी संवाद मिलता है वे अंग प्रमाणित है तथा जिनमें शुक-शुकी संवाद नहीं मिलता वे अंश प्रमाणिक है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है शुक-शुकी संवाद के विषय में हज़ैब शाह द्विवेदी का कथन है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो तथा इतिहास की तिथियों में मेल नहीं है। इसमें परस्पर 80 में से 90 वर्षों का अंतर है। इस समस्या के निराकरण के लिए मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की। ठीक है, यानी अनंत संवत क्या है, ये जो विक्रमी संवत है इससे अनंत संवत 800 साल पीछे चला जाता है। तो उन्होंने जो है इसकी कल्पना की थी। उनकी मान्यता थी कि रासों में दी गई तिथियां विक्रम संवत में ना होकर अनंत संवत में है। अगर अनंत संवत की दृष्टि से इसकी गणना की जाती है तो इसमें दी हुई तिथियां इतिहास से मेल खा जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वी रासो को मुक्तक काव्य माना है। तो नरोत्तम स्वामी जो है मुक्तक काव्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो को विशाल घटना कोश कहते हैं। गुलाब राय इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहते हैं और श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे जो है विशाल वीर काव्य के नाम से वो मानते हैं इस चीज़ को। तो ये ध्यान रखेंगे, मुक्तक काव्य किसने कहा, किसने विशाल घटना काव्य कहा, किसने क्या कहा। तो ये बहुत सारे नाम जो हैं इन चीज़ों को ध्यान देंगे। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे वृहत महाभारत कहते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी के साथ 17 लड़ाइयों का चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है और इससे रिलेटेड कुछ लोग इसको जो अब प्रमाणिक अप्रमाणिक अर्थ प्रमाणिक मानते हैं इनको ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण कथन है, उनको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए रासो ग्रंथ की देखते हैं, हमीर रासो। शारंगधर के द्वारा लिखा गया हमीर रासो 1357 ईस्वी का रचना काल है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में शारंगधर के कुछ पद मिले थे। इन्हीं पदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। देखिए, प्राकृत पैंगलम में जो है विद्याधर, शारंगधर, बब्बर और कई लोगों के पदों का संकलन इसमें है। इसके संकलनकर्ता जो है वो लक्ष्मीधर जी हैं। कथानक क्या है कि इस रचना में रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का चित्रण किया गया। इस युद्ध में विजय दिल्ली के सुल्तान की हुई थी। 1301 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। यानी हमीर रासो से ही जो है अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हो जाती है। इसकी भाषा जो है वो अपभ्रंश प्रभावित जो है राजस्थानी, यानी राजस्थानी भाषा है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है। तो ये एक छोटा सा ग्रंथ था हमीर रासो जिसके विषय में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और एक नए ग्रंथ की देखते हैं, बहुत छोटा ये भी ग्रंथ है, विजयपाल रासो। देखिए, विजयपाल रासो जो है इसके रचनाकार जो है नल सिंह भाट हैं, विजयपाल रासो के। इसका रचनाकाल जो है 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और इसके कुछ छंद जो है प्राप्त हैं, वो 42 छंद जो है प्राप्त हैं और इसकी भाषा भी क्या है, अपभ्रंश से प्रभावित है, यानी भाषा जो है अपभ्रंश है। विजयपाल रासो का कथानक जो है करौली के शासक विजयपाल और पंग देश के राजा के मध्य हुए युद्ध का इसमें चित्रण किया गया है। डॉक्टर हज़ैब शाह द्विवेदी इसे रासो परंपरा में से स्थान नहीं देते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो है इसे स्थान दिया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विषय में ध्यान देंगे। जितने भी ग्रंथ हम लोगों ने देखे, चाहे वो खुमाड़ रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो, बीसल देव रासो हो, परमाल रासो हो, इन सारे ग्रंथों से रिलेटेड जो है जिनका कथानक पूछा गया है, जिनका समय पूछा गया है, उनके विषय में जरूर ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आमतौर पर पूछ ही लिए जाते हैं और नेट की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो को आपने देखा, अपने लोगों को शेयर कीजिए इसको
और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।